एवरीवन, अगर आप एंगुलर सीख रहे हो तो डेटा बाइंडिंग समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंगुलर का मैजिक यही से स्टार्ट होता है। यूआई और कोड के बीच का कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, इस वीडियो में मैं आपको डेटा बाइंडिंग को बिगिनर से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकली समझाऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको समझाऊंगी और फिर उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग मतलब समझेंगे कि किस तरह से डेटा बाइंडिंग होता है एक कंपोनेंट और एक टेम्पलेट के बीच में। तो डेटा बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डेटा फ्रॉम द कंपोनेंट टू द HTML टेम्पलेट एंड फ्रॉम टेम्पलेट बैक टू द कंपोनेंट। मतलब एंगुलर ऑटोमेटिकली यूआई और टाइपस्क्रिप्ट के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, so there are two types of data binding. First is a one-way data binding and second is a two-way data binding. So what is mean by one-way data binding? So one-way data binding is a one-directional interaction between component and its a template. Component means जो हमारा TS फाइल रहता है वो कंपोनेंट है, एंड जो टेम्पलेट मीन्स जो हमारा HTML फाइल है। तो कंपोनेंट से लेके डेटा हम लोग HTML फाइल में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन हम लोग किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, ये वन वे बाइंडिंग में होता है। तो डेटा फ्लोज आइदर फ्रॉम कंपोनेंट टू इट्स करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट और टेम्पलेट टू द कंपोनेंट। डेटा जो फ्लो होगा, जो ट्रांसफर होगा, वो एक तो टेम्पलेट से लेके कंपोनेंट में होगा या फिर कंपोनेंट से लेके टेम्पलेट में होगा। एंड इफ यू परफॉर्म एनी चेंजेस इन योर कंपोनेंट देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द HTML। तो ये इस तरह से होता है हमारा वन वे डेटा बाइंडिंग। तो वन वे डेटा बाइंडिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू द फॉलोइंग वेज: टेक्स्ट इंटरपोलेशन, इवेंट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट इंटरपोलेशन से कि किस तरह से टेक्स्ट इंटरपोलेशन में डेटा कम्युनिकेट होता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करती हूँ। फर्स्ट मैं लेती हूँ पब्लिक एंड मैसेज। ये एक मैंने वेरिएबल लिया है, इसको मैं एक स्ट्रिंग में एक मैसेज देती हूँ, वेलकम टू द क्लास। ये मैंने मैसेज दिया है। अभी मैं क्या करती हूँ कि ये जो वेरिएबल है ये HTML में यहाँ पे कॉल करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं h1 टैग, ये HTML का एलिमेंट टैग है, इसमें इसमें मैं इंटरपोलेशन, ये जो है यही इंटरपोलेशन है, इस इंटरपोलेशन के अंदर मैं इस वेरिएबल को लेती हूँ। तभी ये जो टेक्स्ट मैसेज है हमें शो होगा, जो यहाँ पे मैंने लिया है ना, ये तभी मुझे शो होगा जब मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन में लेती हूँ। यही वन वे बाइंडिंग है कि अभी क्या हो रहा है कि TS फाइल का जो डेटा है, मतलब कंपोनेंट का जो डेटा है, वो HTML फाइल में ट्रांसफर हो रहा है। तो मैसेज में हमने करली ब्रेसेस मतलब इंटरपोलेशन यूज किया है। अभी हम लोग यहाँ पे ब्राउजर में चेक करते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। तो ब्राउजर में हमें वेलकम टू द क्लास ये दिख रहा है, मतलब जो हमने HTML में इंटरपोलेशन में लिया वो हमें अभी UI पे दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आता है इवेंट बाइंडिंग। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोड जो है वो मतलब कॉपी करके रखा है, क्योंकि कैसे लिखने में टाइम जाएगा इस वजह से मैंने वो ऑलरेडी लिया है। तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि ये जो है, उसके बाद इंटरपोलेशन के बाद आएगा इवेंट बाइंडिंग। तो ये भी वन वे बाइंडिंग का ही पार्ट टाइप है। तो इवेंट बाइंडिंग में क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होती है। अभी ये जो क्लिक है, क्लिक पे जो मैंने फंक्शन लिया है से हेलो, तो से हेलो ये फंक्शन जो है, तो इस पे क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म होगी। मतलब अभी HTML फाइल से हम लोग TS फाइल का कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये सेम फंक्शन को हम लोग यहाँ पे TS फाइल में कॉल करते हैं। वही सेम फंक्शन भी यहाँ पे मैंने लिया है। तो इस फंक्शन को, ये फंक्शन को मैंने वही सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया और उसमें मैंने एक अलर्ट मैसेज दिया है। तो यहाँ पे ब्राउजर में हम लोग चेक करते हैं कि वो एक्शन किस तरह से परफॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सेम HTML में मैंने जो क्लिक मी ये जो इवेंट लिया है,
तो ये इवेंट यही बटन है और इस बटन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये अलर्ट मैसेज शो होता है एंगुलर इज फ्रेमवर्क, जो कि हमने यहाँ पे टीएस फाइल में लिया है। तो इस तरह से इवेंट परफॉर्म होता है, मतलब इवेंट बाइंडिंग होती है, राइट। एंड उसके बाद मैंने और एक एग्जांपल लिया है। ये दो एग्जांपल्स है मेरे पास। अभी ये क्या है, की अप, मतलब एक इनपुट फील्ड, एक की अप, ये भी जावास्क्रिप्ट के सारे मेथड्स है, बट यहाँ पे इवेंट किस तरह से परफॉर्म होता है ये हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल वाइज। तो यहाँ पे भी की अप, ये जो है ये मेथड यहाँ पे लिया है और उसमें एक फंक्शन लिया है और इसमें भी एक इवेंट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे शो वैल्यू में अगर मैं लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवेंट आएगा और कंसोल, उसमें मैंने कंसोल किया तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो भी अभी यहाँ पे इनपुट बॉक्स में मैं एंटर करूंगी, यहाँ से ये इनपुट दिया है ना, इनपुट की वजह से मुझे एक फील्ड मिलेगा। तो जो भी मैं एंटर करूंगी तो वो मुझे कंसोल में दिखेगा कि मैं उसमें क्या एंटर कर रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोड में अभी ब्राउजर पे चेक करते हैं कि हमें किस तरह से वो दिख रहा है। ये इसको भी अनेबल करना था। तो ये जो है इनपुट, फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, नहीं तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला, राइट। तो यहाँ पे हमें इनपुट बॉक्स दिख रहा है, तो हमें क्या, अभी इसका जो आउटपुट है वो कंसोल पे दिखेगा। ठीक है, कंसोल पे हमें यहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, इनपुट बॉक्स दिख रहा है और ये कंसोल पे किया है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें कंसोल में शो होगा। अभी जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रिया, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इनपुट में टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे भी कंसोल में वो वैल्यू हमें मिल रही है, राइट। मतलब क्या हो रहा है कि मैं कुछ ना कुछ इवेंट जो है, एक एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। क्या एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ कि इनपुट में, इनपुट फील्ड में मैं कोई ना कोई टेक्स्ट एंटर कर रही हूँ। नाम भी हो सकता है या फिर कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। यहाँ पे मैं नेम एंटर कर रही हूँ तो सेम वो वैल्यू मुझे कंसोल में भी दिख रही है क्योंकि हमने कंसोल में ही यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये भी एक तरीका है कि इवेंट बाइंडिंग करने का, राइट। फंक्शन फंक्शन लिया, फंक्शन को हमने कॉल किया, मतलब ये भी एक तरह से इवेंट बाइंडिंग हो गया। और एक थर्ड एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक है फंक्शन है डबल क्लिक का, ये भी जावास्क्रिप्ट का ही मेथड है, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक ये फंक्शन यहाँ पे लिया, इसमें कोई, ये नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कोई हमने इवेंट वगैरह पास नहीं किया है। ये की अप था तो इसमें इवेंट पास होता था, बट इसमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन। और यहाँ पे भी हमने एक अलर्ट लिया है। ठीक है, इस फंक्शन पे भी हमने एक अलर्ट बॉक्स कॉल किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक, डबल क्लिक पे अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ तभी ये अलर्ट मैसेज ओपन होता है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करती हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होती है क्योंकि इसका जो मेथड है वो मेथड ही यही है कि डबल क्लिक। इस वजह से क्या है, हमें डबल क्लिक करना है तभी ये पॉपअप जो है वो शो होगा। तो आई होप गाइज कि आप मेरे साथ खुद का नोट्स भी बना रहे होंगे। मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो पूरा का पूरा, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो साथ में आप खुद का नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं कि किस तरह से एक इवेंट बाइंडिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने जो देखे हैं वो इवेंट बाइंडिंग के देखे हैं। इस तरह से इवेंट बाइंडिंग जो है वो परफॉर्म होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज अ टाइप ऑफ बाइंडिंग इन विच वी बाइंड अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डॉम एंड इट्स अ पर्पज इज टू शो और हाइड अ डॉम एलिमेंट। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कुछ एलिमेंट्स शो भी कर सकते हैं एंड कुछ एलिमेंट हाइड भी कर सकते हैं।
तो ऐसे ये सब हम लोग कंडीशन के बेसिस पे कर सकते हैं। और सिंपली मैनिपुलेट द डॉम, इट हेल्प्स टू सेट द वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ HTML एलिमेंट और एंगुलर कंपोनेंट। तो इसको क्या एक वैल्यू सेट करते हैं, जो भी HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसको एक वैल्यू सेट करते हैं। और डेटा बाइंडिंग इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन कंपोनेंट क्लास टू द टेम्पलेट एंड टेम्पलेट टू द कंपोनेंट। तो ये इसका हो गया, मतलब ये इसका प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या है इसका हमने थ्योरेटिकल समझा, तो आगे इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का भी कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा है, ताकि ये लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, इस वजह से मैंने वो ऑलरेडी लेके रखा है। एंड यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टीज जो है, तो यहाँ पे क्या किया है कि प्रोडक्ट, ये एक वेरिएबल लिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट में फील्ड्स लिए, नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड इन स्टॉक। इन स्टॉक ये मैंने इनिशियली यहाँ पे ट्रू किया है। ठीक है, तो इसमें ये जो है अभी यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्टाइल डॉट कलर है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। इसको ही जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या पढ़ा था कि हमें मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को या फिर वैल्यू को हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे कलर जो है वो शो होगा। मतलब अब अभी यहाँ पे क्या किया है कि प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक, मतलब यहाँ पे हमने ट्रू किया है। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो कलर क्या दिखेगा, प्राइस का। ये कंडीशन किसके लिए लगाई है, प्राइस के लिए। और ये किसमें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिख रहा है वही हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। राइट, नॉर्मली हम लोग स्टाइल कैसे लिखते हैं, ऐसे स्टाइल जो है हम लोग उसको मतलब किसी भी नेम को हम लोग जब कलर करते हैं या फिर कोई भी कलर देते हैं तो स्टाइल नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। बट अगर वही हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, क्योंकि इसमें कंडीशन लगाना इम्पॉसिबल है, बट वही सेम चीज हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ कर सकते हैं। स्टाइल डॉट कलर किया तो क्या प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक, अगर ये ट्रू है तो प्राइस नेम हमें, प्राइस जो है हमें ग्रीन कलर का दिखेगा, अगर वो फॉल्स होता तो हमें रेड कलर का दिखता। तो यही कंडीशन जो है, इस तरह से ही कंडीशन हमें लगानी होती है। तो हम लोग यहाँ पे कोड में अभी देखते हैं, सॉरी ब्राउजर पे अभी देखते हैं। तो ब्राउजर पे देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो इसी वजह से आया है क्योंकि इन स्टॉक हमने ट्रू किया है, ये ट्रू किया है इस वजह से ग्रीन दिख रहा है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने फॉल्स किया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया है कि ये अगर फॉल्स है, मतलब ये स्टॉक में नहीं है, ये फॉल्स है, तो क्या हो जाएगी, हमें रेड ये कलर मिलेगा, किसका, प्राइस का। तो ब्राउजर पे देखते हैं, देखो यहाँ पे रेड ये वाला कलर हमें दिख रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बाइंडिंग परफॉर्म होती है। एक और सेकंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या किया है हमने, एक बटन लिया है, डिसेबल किया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मैंने ये वेरिएबल्स लिए हैं। तो इनिशियली क्या किया है, इसको डिसेबल फॉल्स किया है, मतलब ये डिसेबल इनिशियली नहीं रहेगा। फिर बटन कलर जो है उसका ऑरेंज लिया है। कैसा, एक हमने प्रॉपर्टी किया था, प्रॉपर्टी बाइंडिंग किया था कि जिसमें हमने HTML फाइल में ही उसका कलर जो है वो ऐड किया था। बट हम लोग TS फाइल में भी उसका कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे बटन कलर, ये जो वेरिएबल है उसको मैंने ऑरेंज कलर दिया और एक टाइटल भी दिया है बटन टाइटल करके। तो यहाँ पे कैसा कि डिसेबल्ड, डिसेबल्ड ये क्या हो गई, ये भी एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो गई। और ये डिसेबल्ड जो है ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहता है, यहाँ ये हमने कहीं पे डिक्लेयर वगैरह नहीं किया है। इस डिसेबल जो है ये हमने वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज किया है, इसको इनिशियली हमने फॉल्स रखा है। ठीक है, मतलब ये डिसेबल नहीं दिखेगा। और एक हमने यहाँ पे फंक्शन भी लिया है। मान लो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन
लेके भी कर सकते हैं, और कोई अलर्ट जो है, अलर्ट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डिसेबल बटन, ये यहाँ पे मैंने एक अलर्ट लिया, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बट बताने का जो पर्पज है तो वो ये है कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग किस तरह से वर्क होती है, और हम किस किस को लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे डिसेबल को, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड जो बटन कलर जो ऑरेंज दिया है वो यहाँ पे वेरिएबल एक्सेस किया है, टाइटल जो है वो बटन टाइटल ये किया है। तो इन सारी चीजों को हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग की है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने डिसेबल्ड या फिर स्टाइल डॉट बैकग्राउंड किया है, इसका मीनिंग यही होता है कि ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। तो इसको ही हम लोग आउटपुट में चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्टर जो है इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया था, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि इज डिसेबल ये फॉल्स किया है, इज डिसेबल ये बटन जो है इसको फॉल्स किया है इनिशियली। इनिशियली फॉल्स करने की वजह से वो डिसेबल नहीं हुआ, राइट। अगर मैं ट्रू करती हूँ तो वो डिसेबल दिखेगा। अभी यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी लिया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हो गया कि डिसेबल बटन ये अलर्ट मैसेज शो हो गया। मैं इसी सेम वेरिएबल को ट्रू करती हूँ, मतलब क्या कि ये डिसेबल कर देगा। अभी इस वेरिएबल को मैंने ट्रू किया तो ये देखो ये बटन जो है वो डिसेबल हो गई, राइट। तो अभी यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस वेरिएबल को मैंने डिसेबल ट्रू ये किया है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं, एक स्टाइल भी लगा सकते हैं, या फिर कोई भी एलिमेंट हमें शो करना है, हाइड करना है, वो भी कर सकते हैं। सीएसएस का जितना भी स्टाइल्स है, मतलब स्टाइल में जो कलर आता है, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज, जितना भी स्टाइल है वो स्टाइल भी हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो एट्रीब्यूट बाइंडिंग क्या होता है, अभी ये समझते हैं। Attribute binding helps to set the value for the attribute. Right, attribute binding helps to set the value for the attribute of the HTML element. Angular exposes attributes of the HTML element with a matching property, with the attribute name converted into camel case. For example, colon span attributes corresponding Angular property is colon span. Even though Angular tries to provide all HTML elements attribute as property, it still misses some of the attributes of SVG elements, एरिया वेब एक्सेसिबिलिटी एलिमेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग अभी प्रोवाइड किया है, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो है वो एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स है उसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर सकते हैं। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको एट्रीब्यूट लगा के हम लोग एट्रीब्यूट लगा के कर सकते हैं, मतलब एट्रीब्यूट बाइंडिंग कर सकते हैं उसका। तो ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग किस तरह से यूज होता है, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट बाइंडिंग का हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया है, टाइप टेक्स्ट किया, एंड यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट डॉट प्लेस होल्डर ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिया। मतलब इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे ही ट्रीट करते हैं, बट यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ATTR ये लिखना होता है, तभी ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग बनता है। एंड मैंने एक इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे मतलब वो वेरिएबल लिया है, और इसको ऑलरेडी मैंने एक मैसेज जो है, मतलब एंटर यूर ईमेल, तो ये जो है ऑलरेडी एक मैसेज मैंने एक देके रखा है इन इनपुट टेक्स्ट को, और वही मैंने क्या किया, इसमें उसको एक्सेस किया है। तो इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट बाइंडिंग भी कर सकते हैं कि अभी ये मुझे क्या होगा, प्लेस होल्डर में दिखेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, प्लेस होल्डर के साथ बाइंडिंग की है। तो एट्रीब्यूट डॉट प्लेस होल्डर, नॉर्मली हम लोग प्लेस होल्डर जो है, जो भी इनपुट रहता है वो ऐसे
यहाँ पे भी प्लेस होल्डर लिख सकते हैं, बट मैंने क्या किया, प्लेस होल्डर का बाइंडिंग एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट बाइंडिंग के साथ किया है मैंने प्लेस होल्डर का। तो इसी वजह से इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं कि अभी हमें कैसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है, तो इनपुट ये मुझे दिख रहा है, एंटर यूर ईमेल। जो इनपुट टेक्स्ट है मेरा, जो इनपुट टेक्स्ट मैंने लिया था, इंटर एंटर यूर ईमेल, वही प्लेस होल्डर मुझे दिख रहा है। प्लेस होल्डर लिखने की वजह से ही हमें वो बराबर सॉरी गाइज, प्लेस होल्डर में ही दिख रहा है। क्योंकि लेबल अलग होता है, लेबल जो है वो इनपुट बॉक्स के ऊपर लिखते हैं एंड प्लेस होल्डर ये इसके अंदर रहता है। तो इस तरह से ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग जो है वो वर्क करता है। बाद में हमारा यहाँ पे आता है क्लास बाइंडिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्लास बाइंडिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो what is a class binding? A dynamic web application usually have dynamic styles and are set during the runtime of the application. Class binding is a special binding to bind a dynamic value to the class attribute of the HTML element. Angular से HTML element पे CSS class dynamically add और remove करना, और वो भी कंडीशन के बेसिस पे स्टाइल चेंज होता है। मतलब क्लास बाइंडिंग में क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट को डायनामिकली उसका स्टाइल जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्लास हमने लिखा है, क्लास में हमारी सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वेट, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने किसी एक क्लास में लिखी है। तो क्या होता है ना कि अगर वो क्लास हमने मतलब वो क्लास को हमने 5-6 फाइल में लिखा है, वो सेम प्रॉपर्टीज 5-6 फाइल में, तो क्या हो जाएगा, हमें वो 5-6 फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा वो प्रॉपर्टीज। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं कि एक जगह पे उस क्लास को सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं एंड वो हर जगह पे जिस जिस फाइल में हमें चाहिए वहां पे हम लोग उसे कॉल करते हैं, ताकि हमें हर एक फाइल में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्लास बाइंडिंग में भी किस तरह से हम लोग स्टाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। और इसमें हम लोग डायनेमिकली जो है वो क्लासेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने ये एक लिया है, एक ड्यू लिया है, और ये भी एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में ही इसका जो है मतलब इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही डिनोट करते हैं। बट सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लास लिखना होता है। अभी क्योंकि मैंने CSS में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब CSS में देखते हैं कि डॉट एक्टिव, ये मैंने एक क्लास लिया है CSS की फाइल में, एंड यहाँ पे मैंने कलर दिया है ग्रीन कलर, फॉन्ट वेट किया है बोल्ड, ये मैंने क्लास दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, क्लास डॉट एक्टिव, मतलब CSS का जो क्लास है उसको मैंने एक्सेस किया है। वो कैसे एक्सेस किया है, क्लास यूज करके, क्लास ये वर्ड यूज करके। तो क्लास डॉट एक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इसको मिल जाएगी। और ये कब दिखेगा हमें, कौन सी कंडीशन पे दिखेगा, जब ये वेरिएबल ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को ट्रू किया है, इज एक्टिव, ये अगर ट्रू रहता है तो तभी उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मुझे दिखेंगी। तो हम लोग ये ब्राउजर पे चेक करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि यूजर इज एक्टिव, ये मुझे दिख रहा है। ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया है ये मुझे ग्रीन कलर में और उसका फॉन्ट वेट बोल्ड ऐसा दिख रहा है। ये किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा क्लास का जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे एक्सेस किया है और इस वेरिएबल को मैंने ट्रू किया है, इस वजह से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करती हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स करती हूँ तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे ऐसा, मतलब क्योंकि मैंने, वो डिपेंड करता है कि हम लोग जो वेरिएबल वहां पे इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको क्या मतलब क्या कर रहे हैं, कौन सा बुलियन रख रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। मैंने यहाँ पे फॉल्स करते ही
वो कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये भी मैटर करता है। क्लास तो ये एक्सेस करने के लिए, लेकिन इस वेरिएबल के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से ट्रू कर देते हैं, ताकि वो फिर से हमें वही सेम कलर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है कि जिसमें हम लोग एनजी क्लास लगा के भी क्लास बाइंडिंग कर सकते हैं। ये ये एक दूसरा मतलब दूसरा वे हम लोग बोल सकते हैं। एक एक तरीका हमारा ये है कि हम लोग क्लास डॉट लिख के जो भी क्लास हमने बनाया है सीएसएस फाइल में वो एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम लोग एनजी क्लास भी लगा सकते हैं। अभी एनजी क्लास लगाने के बाद यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। अभी एक्टिव जो है, एक्टिव मतलब कौन सा, यही क्लास, ये जो क्लास है एक्टिव, ये अगर इज एक्टिव मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, इस तरह से लिखने का तरीका अलग है, बाकी ये वर्किंग जो है वो सेम ही रहेगा, बट लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। मतलब एनजी क्लास में हम लोग इस तरह से कंडीशन लिखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में, इस तरह से ये क्लास को लिया है, एंड ये अगर इज एक्टिव ट्रू रहता है तो क्या होगा, यूजर स्टेटस को वही प्रॉपर्टीज मिलेगी जो कि कलर हमने ग्रीन दिया था एंड फॉन्ट वेट दिया था। तो हम लोग कोड में देखते हैं यहाँ पे हमें किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। इसमें हैज एरर जो है वो हमारा फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे हमें हैज एरर जो है, इसका एरर आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली फॉल्स करते हैं। ठीक है, इसको हमने फॉल्स किया, बट इज एक्टिव जो है हमारा वो ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए यूजर स्टेटस जो है वो ग्रीन कलर में दिख रहा है, और उसका फॉन्ट वेट जो है वो भी बोल्ड दिख रहा है, क्योंकि एक्टिव ये जो क्लास है उसको हमने इस तरह से एक्सेस किया है। तो एनजी क्लास में जो क्लास बाइंडिंग होती है वो उसका सिंटैक्स ये है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अभी कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर 2-3 कंडीशन किसी प्रोजेक्ट्स में लगानी है तो हम लोग एनजी क्लास यूज करते हैं, या फिर हमें सिर्फ एक क्लास ही एक्सेस करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो दोनों भी तरीका मैंने बता दिया है, ये आपका चॉइस है कि आप किस तरह से उसका यूज इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टाइल बाइंडिंग। तो स्टाइल बाइंडिंग समझते हैं क्या होता है। तो dynamic web application usually have dynamic style and are set during the runtime of the application. Style binding is a special binding to bind a value to the style attribute of HTML element dynamically. Style binding में क्या होता है कि अभी स्टाइल मतलब क्लास बाइंडिंग में हमने क्या किया था कि पूरे के पूरे क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने एक्सेस की थी। बट स्टाइल बाइंडिंग में क्या होगा कि सिर्फ हम लोग जो एक स्टाइल है, जैसे कलर, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, जो एक एक स्टाइल में आता है वो लगा सकते हैं। बट क्लास बाइंडिंग में क्या होता है कि क्लास में जितने भी प्रॉपर्टीज वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आएंगे। बट इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, स्टाइल डॉट, अगर यहाँ पे मुझे कलर देना है या फिर फॉन्ट वेट देना है तो उस तरह से मैं दे सकती हूँ। अभी टेक्स्ट कलर यहाँ पे मैंने रेड जो है ये सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज करके रखा है, और इसको मैंने HTML फाइल में क्या किया है कि स्टाइल डॉट कलर, और जो कलर मुझे देना है वो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करूंगी। तो अभी यहाँ पे ब्राउजर में हमें ये रेड कलर में ही दिखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमें रेड कलर में दिख गया है, क्योंकि मैंने स्टाइल डॉट कलर जो है वो टेक्स्ट कलर को रेड कलर ही ऐड किया है। बट स्टाइल बाइंडिंग अगर हमें करना है तो इस तरह से कर सकते हैं स्टाइल बाइंडिंग। अगर यहाँ पे हम लोग रेड नहीं पर्पल अगर कलर देते हैं, सॉरी ब्लू कलर देते हैं,
यहाँ पे हमने ब्लू कलर दिया तो ये ब्लू कलर में चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम लोग टीएस फाइल में भी कोई भी कलर ऐड करके उसका एक्सेस हम लोग एचटीएमएल में भी कर सकते हैं। इसी को ही तो वन वे बाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग स्टाइल बाइंडिंग को भी कंडीशन के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि स्टाइल डॉट कलर है, अगर इज एरर को मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले फॉल्स किया है, ठीक है। अगर इज एरर मेरा फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन दिखेगा। ये जो स्टेटस मैसेज है ये मुझे ग्रीन में दिखेगा। अगर इज एरर मेरा ट्रू रहता है तो मुझे रेड कलर का दिखेगा। तो स्टाइल डॉट कलर में इस तरह का कंडीशंस बाय यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर लगा के भी इस तरह से हम लोग कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिया है बट मैं ट्रू करती हूँ तो देखते हैं कि ट्रू किया तो मुझे ये रेड कलर में दिखना चाहिए। तो ये स्टेटस मैसेज आप देख सकते हैं कि मुझे ट्रू में मतलब रेड कलर में दिख रहा है। तो इस तरह से होता है स्टाइल बाइंडिंग। स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट फॉन्ट, जितने भी स्टाइल्स रहते हैं वो सब हम लोग डायनेमिकली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू वे डेटा बाइंडिंग। So two-way data binding in Angular. Two-way data binding is a two-directional interaction in Angular. In this type of data binding, data flows in both ways from the component to view and from the views back to the component. When you bind a value into an element, then two-way binding gives that element the ability to apply changes back to the source. It is the combination of property and event binding. ये टू वे बाइंडिंग क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है इवेंट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। मतलब इवेंट बाइंडिंग हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे एनजी मॉडल में आपको दोनों भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं टू वे बाइंडिंग में जो डेटा होता है वो दोनों तरफ से ट्रांसफर होता है, कंपोनेंट टू व्यू एंड व्यू टू द कंपोनेंट। दोनों तरफ से डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। मतलब एचटीएमएल फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो वो टीएस फाइल में रिफ्लेक्ट होगा एंड टीएस फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो एचटीएमएल में रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से होता है और वो हमेशा एनजी मॉडल में ही लिखा जाएगा। ये जब हम कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हम लोग फॉर्म में एनजी मॉडल जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर में हम लोग देखते हैं अभी नेम, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैंने इसमें प्रिया ये नेम दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मुझे यूर नेम इज प्रिया ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसको एक्सेस किया है, राइट। ये एनजी मॉडल को वो इनिशियलाइज किया एंड बाद में इंटरपोलेशन में उसको एक्सेस किया। जो इंटरपोलेशन में किया है वो ये मुझे दिख रहा है एंड जो एनजी मॉडल में किया है वो ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो एनजी मॉडल से अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, देखा, एनजी मॉडल से मैं ये कहाँ से हो रहा है, ये एक्शन मेरा एचटीएमएल फाइल से हो रहा है तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर मैंने जो टीएस फाइल में लिया है, जो टीएस फाइल में इनिशियलाइज किया है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से एनजी मॉडल जो है वो भी वो मतलब इस तरह से एनजी मॉडल का यूज होता है। तो आई होप गाइस कि ये डेटा बाइंडिंग के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए आपको सब समझ में आए होंगे। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट रहता है या फिर एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं और भी डीप में इसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, दूसरा वीडियो। फिर मैं आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है कोई एग्जाम्पल तो और डीप में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। आपको जो भी डाउट्स रहते हैं प्लीज आप मुझे कमेंट्स कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको सच में यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड डाउट रहता है तो कमेंट्स कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।